नमस्कार। प्रभात खबर की खास प्रस्तुति काव्य पूर्णिमा में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आनंद। कहते हैं कि काव्य मानवीय संवेदनाओं की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है, और बात अगर कविताओं की करें तो फिर क्या कहने। आज हम बात करेंगे कविताओं की, और उस कवि लेखक की जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी है, और जिनके लिए यह कहा जाता है कि वर्तमान समय में उनकी रचनाएं सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही हैं। अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं गीत चतुर्वेदी जी का। नमस्कार गीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। जी। गीत जी, आपकी कविताएं युवाओं में जिस तरह से मतलब पसंद की जाती हैं, और मैंने जैसे कुछ लोगों से बातचीत भी की है, तो युवाओं का ये मानना है कि प्रेम कविताएं आप जिस तरह से लिखते हैं वो उनको खुशी नहीं देती, मतलब उनको आनंदित करती है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपके जीवन में प्रेम का प्रवेश पहली बार कब हुआ। प्रेम का पहला प्रवेश। देखिए, अब तो इसको अगर जवाब ही देना है तो प्रेम तो कई तरह के होते हैं, घुमा फिरा करके। इस तरह का प्रेम, उस तरह का प्रेम। जी। जिस प्रेम की तरफ आप इशारा कर रही हैं, मेरे जीवन में बहुत जल्दी आ गया था। मेरी पत्नी जो है वो मेरी बचपन की सहेली हैं, और हाँ। 5वीं कक्षा से हम लोग साथ में पढ़े। 5वीं कक्षा से साथ में पढ़ते थे। उस समय तो खैर उतनी कम उम्र में प्रेम वेम का ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीन एज में हम पहुंचे, 16 की उम्र तक, तो हमारा प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने लगा था। 16 की उम्र, 17 की उम्र, वही जब मैं कविता और कहानी से जुड़ा, उसी समय हम लोगों ने ये महसूस कर लिया कि हाँ, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। तो मान सकते हैं कि वही 16 साल की वाली उम्र में ही। तो आपने उनके लिए कविताएं लिखी। मैंने उनके लिए उस जमाने में कुछ एक कविताएं लिखी थी, हम्म। लेकिन उनमें से कुछ मुझे नहीं पसंद आती थी और कुछ उन्हें नहीं पसंद आती थी। वो बहुत क्रिटिकल रहती थी, रहती हैं अभी भी। तो कई सारी चीजें जो थी वो कभी संकलित नहीं हुई, या कभी कोई एक फाइनल शेप नहीं ले पाई। वो कुछ एक चीजें फिर उनके लिए बची रही, तो कुछ मतलब बनी रही। बाद में आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मैंने ये लिखा है और उनको जाकर सुनाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, मतलब कभी आपको इस तरह का मतलब अंदर से इस तरह की फीलिंग आई क्या। वो तो ज्यादातर कविताओं के या ज्यादातर रचनाओं के बारे में होती है कि जब मैं लिखता हूँ, भले वो प्रेम कविता ना भी हो, वो अलग किस्म की कविता हो, या वो कोई राजनीतिक कविता हो, या कोई अलग किस्म का लेख हो, तो वो सब चीजें भी मैं लिखता हूँ तो पहली पाठक या पहली श्रोता तो वही होती है। मैं बहुत खुशी के साथ उन्हें सुनाता हूँ, वो उसी तरह से उसको रेसिप्रोकेट भी करती है, उसी तरह से प्रतिसाद भी करती हैं वो उसका। तो वो खुशी हमेशा रहती है। किंतु प्रेम कविता को लेकर के खास तौर पर ऐसा बहुत कम हुआ है ऐसा कि मैं पहले जाकर के उन्हें सुनाऊं, या उनके लिए खास तौर पे कुछ लिखूं। और ये एक बहुत लंबी शिकायत भी चली थी, बहुत लंबे समय तक, कि तुम हम्म। सबके लिए लिखते हो, इसके लिए लिखते हो, उसके लिए लिखते हो। और मेरी कविताओं में तो कई बार ना शीर्षक के नीचे एक लाइन भी रहती है कि ये कविता फलां के लिए है, ये कविता फलां के लिए, ये कविता शिम्बोर्स्का के लिए, ये कविता एडुआर्दो चिरिनोस के लिए, ये कविता विष्णु खरे के लिए है। ऐसी पंक्तियां आती हैं। वो मुझसे कहती भी थी कि तुम सबके लिए लिखते हो, मेरे लिए क्यों नहीं लिखते हो। तो फिर मैंने एक कविता अभी कुछ बरस पहले, 7-8 बरस पहले, उनके लिए लिखी, क्योंकि वो बार बार नाराज हो जाती थी, रूठ जाती थी। तो एक कविता उनके लिए लिखी जो मेरी आ, किताब है, खुशियों के गुप्तचर, जी। बाद में उसमें संकलित भी किया था। तो अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों के लिए आज सबसे पहले वही कविता सुना दें। ठीक है, वही कविता जो उनके लिए लिखी मैंने। जी। और उसी शिकायत से बचने के लिए, उसी शिकायत को दूर करने के लिए, तो चूंकि वो बार बार नाराज हो जाती थी, रूठ जाती थी, इसलिए कविता का शीर्षक ही है रूठी हुई। रूठी हुई, तो आपने मनाने के लिए लिखा है ये कविता। हाँ, मनाने के लिए लिखी थी, वो जी। मान भी गई थी वो। अच्छा। तो
एक अभी कविताओं के साथ एक फायदा ये होता है कि एक तो कविता अपने पहले पाठ में दूसरे पाठ में अपना असर करती है, फिर बाद में उसको जिंदगी भर कैश भी किया जा सकता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी थी, देखो जी। मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी थी, फिर से सुनाता हूँ तुमको तुम्हारे लिए कविता। तो एक ही कविता से आप 10-12 बार तो मना सकते हैं, कम से हम्म, कम इतना तो कविता में होता है। जी। तो तो खैर, ये रूठी हुई। खास कविता हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे, सबसे पहले ये सुना दे आप। जी। रूठी हुई। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखते हैं। जबकि मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है, जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर, जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं, प्रेम पे भरोसा है। और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकालती, अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से कहती है, चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं। और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती ऐसी कविता अगर किसी के लिए लिखी जाए तो वो तो मान ही है। जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक आपकी अरे, कविता मैंने पढ़ी है, वो माँ पर लिखी हुई है, मेरी माँ हर शाम ऐसे सजती है। हाँ 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 जी, हाँ। वो कविता पीली भी। साड़ी। पीली साड़ी, हाँ। वो भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पीली साड़ियाँ। पीली साड़ियाँ माँ के लिए लिखी गई कविता है। और ये है, ये भी ना मेरे माँ और पिता के बीच के उस सूक्ष्म किस्म के प्रेम को जो है पकड़ने की कोशिश करती है। माँ के लिए लिखी है, लेकिन ये माँ और पिता के बीच की प्रेम कविता है ये। पीली साड़ी है। हर शाम मेरी माँ बहुत अच्छे से सजती है, महज एक पुरानी क्रीम और चुटकी भर टैल्कम पाउडर की मदद। पीले रंग की एक साड़ी पहन उस जगह पे आ बैठती है जहाँ किताबें पढ़ते हैं पिता, मूर्तियों की तरह तल्लीन। अपनी मध्यम आवाज में वो कुछ कहती है, दिन ब दिन बहरे होते पिता, नहीं सुनते। माँ बुदबुदाती है, जब कान थे तब भी नहीं सुना, अब क्या सुनेंगे पके हुए नींबुओं जैसी इस उम्र में। उनका ध्यान खींचने के लिए चोरी से स्टील का एक गिलास गिरा देती है टेबल से। सिर उठा के देखते हैं पिता, उनकी आंखें चमक जाती हैं। आधी सदी बीत चुकी है शाम के इस कारोबार में। पीला ऊर्जा और सुहाग का रंग है, तुम पे बहुत फबता है, कहते हैं वो अपनी सुनहरी दलीलों की ओट में मुस्कुराते। जबकि मैं जानता हूँ जबकि मैं जानता हूँ जिन जगहों से आए हैं पिता, वहां दूर दूर तक फैले होते थे सरसों के पीले खेत। जब आंचल लहराती है मेरी माँ, लहरों से भर जाता है पीले रंग का एक समुद्र। शाम की वो सूरजमुखी शान। मेरी माँ ने ताउम्र महज पीली साड़ियां पहनी। मेरी माँ ने ताउम्र महज पीली साड़ियां पहनी, ताकि हर शाम अपने बचपन में लौट सके मेरे पिता। ताकि हर शाम अपने बचपन में लौट सके मेरे पिता। आपकी कविताएं जो है ये जी, मतलब हाँ देश हाँ। के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान, क्योंकि इतना अनुवाद भी हो चुका है तो कई भाषाओं में लोग पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो एक तरह से ना उससे कनेक्ट करता है। और वो मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल हमारे लिए लिखा गया है। मतलब जो जैसे आप अभी कविता पढ़ रहे थे,
तो वो जो एक मतलब दृश्य उभरता है ना, तो ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल हमारे आसपास कहीं हो रहा है। और ये एक मुझे ऐसा बहुत ही। लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि लोग आपको पढ़ते हैं। तो आप कैसे, मतलब कैसे ये कर पाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि भाषाएं चाहे लोगों की अलग अलग हों, संस्कार संस्कृति अलग अलग हो, लेकिन अनुभूतियां सबकी एक जैसी होती हैं। और हमारा पूरा जीवन कुछ आधारभूत अनुभूतियों पर ही चलता है। कुछ बुनियादी जज्बात हैं, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम जीवन की तरफ जाते हैं, हम मृत्यु के बारे में चिंतन करते हैं, हम प्रेम की भावनाओं का विकास करते हैं, हम प्रेम में मिली छलनाओं से दुखी होते हैं। कुल मिला जुला के चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, हम भूख से तड़पते हैं, हम रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, हम रोजी के लिए प्रयास करते हैं। इंसान कहीं का भी हो, किसी भी तरह की भाषा बोलता हो, जीवन उसका इन्हीं अनुभूतियों और इन्हीं घटना स्थितियों के बीच में ही चलता फिरता है। मेरी कोशिश यह होती है कि हम अनुभूतियों को पकड़ें, हम एक कवि के रूप में उन क्षणों को पकड़ें जो एक साथ कई लोगों का साझा क्षण बन सकता हो, एक साथ कई लोगों का लिए एक एक सामूहिक प्लेटफॉर्म जैसा बन सकता हो, जहां कई सारे लोगों के एहसास अनुभूतियां जज्बात आके खड़ी हो सकते खड़े हो सकते हैं राधा। तो कोशिश में यही करता हूँ। जैसे ये जो आप बता रहे हैं, मतलब इससे जुड़े, जैसे आप कहीं पाठ के लिए गए हो और कोई हाँ ऐसी हाँ। घटना हुई हो कि कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो गया हो, ऐसी ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है क्या? हाँ, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि कविताओं में ना एक खास किस्म की संजीवनी शक्ति होती है। वो हमें अ, देखिए, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, वो आपकी जीवन को सरल नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में, दुखों से लड़ने में आपको एक सकारात्मक शक्ति प्रदान कर सकती है। मुझे इस तरह के कई वाकये हैं। एक छोटा सा मैं गिनाऊं जो अलग अलग तरीके से जीवन में आ भी चुका है। जैसे एक जगह मैं कविता पढ़ रहा था, तो मुझे एक इंसान मिला। कविता पाठ के बाद उसने आकर के मुझसे अनुमति ली कि क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। जरूर। उन्हें अच्छा लगा था इतना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो 2-3 बार लगभग आत्महत्या के अ, मुहाने पर, आत्महत्या का फैसला लेने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन मेरी कविताओं के भीतर मौजूद उस जीवनी उस जिजीविषा ने, या जिंदगी को एक सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश ने उन्हें कहीं न कहीं जो है मृत्यु की बजाय जीवन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे बहुत देर तक सोच में डाला, और मुझे लगा कि हाँ, ये जरूर है। मैं पहले इस तरह का ज्यादा मानता था कि कविताएं क्या होती है। कविताएं एक खास किस्म का आनंद देती हैं हमें। हमारे लिए कोई बहुत उपचार या उपयोगी चीज तो वो हो नहीं सकती। ये अपनी किशोरावस्था में इस तरह की चीजें, इस तरह का द्वंद्व में बहुत महसूस करता था। लेकिन इधर इन वर्षों में, और खासकर उस घटना के बाद से और वैसी कई और घटनाओं के बाद से, ये विश्वास मेरा बढ़ा है कि कविताएं हमें उन सारी तकलीफों से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, वो शक्ति प्रदान करती है, वो प्रेरणा प्रदान करती हैं, वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण वो जरूर हमें देती है। जिंदगी से प्यार करना सिखाती है, बहुत सरल शब्दों में कहें। जैसे कि आप कविताएं भी लिख रहे हैं, कहानियां भी, उपन्यास भी, तो मतलब आपको सबसे प्रिय कौन है? क्या लिखना आपको सबसे भाता है? मुझे तो लिखना पसंद है। अच्छा। और जब लिखते हैं तो लिखते समय ये नहीं होता कि ये बिल्कुल जहन में जहन पे ये तारी नहीं होता कि मैं कविता लिख रहा हूँ, कि कहानी लिख रहा हूँ, कि उपन्यास लिख रहा हूँ। लिखते समय बस एक ही चीज होती है कि जो यहाँ चल रहा है और जो यहाँ चल रहा है, इन दोनों का बाकायदा कनेक्शन बने, और वो उंगलियों से बाहर निकल आए, वो एक्सप्रेस हो जाए, किसी तरह वो एक्सप्रेस हो जाए।
सबसे बड़ी जद्दोजहद लिखते समय यही होती है कि तुमने जो इतने दिनों से सोच रखा है, तुमने जो इतने दिनों से महसूस कर रखा है, तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे एहसास दोनों एक बिंदु पर आकर के जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, और अगर जुड़ रहे हैं तो क्या तुम्हें ठीक उसी तरह से अभिव्यक्त कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो ये चिंता होती है। बाकी तो बात की चीजें हैं कि कविता, कहानी, विधाओं का बंटवारा, ये सब निश्चित ही बात की सेकंड स्टेज पर आते हैं, जब आप उसके क्राफ्ट पर काम करते हैं तब। जी। लेकिन आपने जो अभी कहा कि दिल से और दिमाग से जो मतलब शब्द एक जैसे हो, तो मतलब ये लेखन के लिए भी बड़ा मतलब एक वाक्य में आपने बता दिया कि ये इस हम्म, तरह से लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल। अभी एक कोई कविता आप सुना दें जिसको हाँ आप। हाँ 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 हाँ, ये भी ऐसी ही कविता है, जी। जो अभी जो मैं बात कह रहा था ना, कि जो लिखते समय क्या महसूस होता है, जो दूर बज रही कोई चीज है, एक संगीत है जो बहुत दूर बज रहा है, और उसको हम सुन रहे हैं, और उसका असर अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। दूर से आती हुई एक चीज आपके बहुत करीब पहुंच जाती है, और फिर आपके भीतर बदलाव कर देती है, आपकी पूरी सोच को, आपके जीवन को, आपकी शैलियों को बदलती है। छोटी सी ये कविता है, दूर बजता संगीत। संगीत की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, और मैं आवाज की दिशा में बढ़ता रहा बरसों। बहुत चलने के बाद एक दिन वहां पहुंचा, जहां से दरअसल आवाज आ रही। कुम्हार गढ़ता है जैसे कच्ची मिट्टी से बर्तन, दूर बजते संगीत ने अपनी आवाज से गढ़ा मुझे। उसी संगीत की तरह तुम्हारा प्यार आता रहा मुझ तक, उन बरसों में भी जब हम में कोई जान पहचान तक न थी। मैंने साज को कभी नहीं जाना, मैंने उसकी आवाज से मोहब्बत। मैंने साज को कभी नहीं जाना, मैंने उसकी आवाज मोहब्बत। तो मतलब मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं भी आपकी कविताओं से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और मतलब एक अलग तरह का आनंद मिलता है मुझे जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो। हाँ, धन्यवाद। एक मैंने धन्यवाद। एक बार पढ़ा था कि बीच में आपने हाँ कुछ साल लिखना बिल्कुल बंद कर दिया था, उसकी क्या हाँ वजह? हाँ, वो बिल्कुल शुरुआती बरसों की बात है, तब मैं 20 साल का था। 17 साल की उम्र से मैं कविता लिख रहा था, और अगले 3 वर्षों में मैंने बहुत सारी कविताएं लिख दी थी, और हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी, लगभग हर बड़ी पत्रिका में तब तक मैं छप चुका था। तो 20 की उम्र तक मेरे पास बहुत सारी कविताएं जमा थी। मेरे वरिष्ठ कवि मुझसे कहते थे कि तुम अब एक संग्रह निकाल दो, क्योंकि संग्रह, प्रकाशक संग्रह निकालने के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन वही एक समय था 20 की उम्र में, जब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के साथ मेरा परिचय थोड़ा गाढ़ा हुआ। मैं मुंबई में रहता था, फ्लोरा फाउंटेन पर पुरानी किताबें मिल जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की पत्रिकाएं मिल जाती थी। उनको पढ़ते हुए एक बात मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुई कि दुनिया में कविताओं का स्तर कहीं ऊंचा है, वो किसी अलग लेवल पे जाके कविताएं लिख रहे हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो उतना स्तरीय नहीं है, उससे मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि ये असंतोष क्यों है? तो अपने आप से मैंने ये एक वादा किया कि तुम लिखना बंद कर दो अभी, तुम संसार भर के साहित्य का अध्ययन करो। जापान से लेकर के अमेरिका तक और नॉर्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जितने महान लेखक हैं, जितनी महान कृतियां हैं जिनको महान माना जाता है, तुम अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर उनका अध्ययन करो। हाँ, तुम सब नहीं पढ़ सकते हो, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, हर लेखक को नहीं पढ़ सकते हो, फिर भी अपनी सीमा के भीतर तुम जितनों का अध्ययन कर सकते हो वो अध्ययन करो, ताकि तुम्हारी कविताओं में, तुम्हारे लेखन में एक 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 बात आ सके, एक एक समकालीन वैश्विकता भी आ सके, एक वैश्विक समकालीनता भी आ सके। ये कहीं ना कहीं मेरे मन में था। तो अगले 6-7 साल तक मैंने लिखना स्थगित रखा। लिखता भी था तो वो डायरी में जॉटिंग्स वगैरह, जो तैयारी होती है ना एक छात्र की तरह, वो नोट्स बनाता था, तैयारी करता था अपनी पसंद के लेखकों में। मुझे क्या क्या चीजें पसंद हैं और कौन सी चीजें मुझे उनसे ले लेनी चाहिए, ये मैं सूची बनाता था। कौन सी चीजें मेरे अंदर क्राफ्ट के लेवल पर, भाषा के लेवल पर खराब हैं, मैं उनकी सूची बना के उन्हें अपने पूरे लेखन से छांटने की कोशिश करता था। तो दरअसल वो पूरे 7 साल जो है वो तैयारी के समय थे, वो खुद को
सन्नद्ध करने के और एक तरह से ग्रूम करने का समय था। वो इसीलिए उस पूरे पीरियड में लिखाई बंद थे, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय आप तैयारी कर रहे हो उस समय आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नेट प्रैक्टिस करते समय आप मैच नहीं खेल सकते, और जब आप मैच खेल रहे हैं तो उसे नेट प्रैक्टिस की तरह नहीं खेल सकते। तो दोनों में अलग है, तो दोनों का समय अलग अलग है। ये मतलब युवा जो आपके बाद की पीढ़ी के जो कवि होंगे, उनके लिए भी एक मैसेज है इसमें। हाँ बिल्कुल, कि तैयारी अपने लिखने पढ़ने को लेकर के खूब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कविता कैसे करते हैं, हम जो दिल में आता है हम वो लिख देते हैं, वो कविता हो जाती है। ठीक है, आपकी अनुभूतियां आपके दिल से आती हैं, आप उसे लिखेंगे वो कविता बनेगी। लेकिन कविता फिर भी अंततः एक कला है, उसका एक नियम है, उसका एक शास्त्र है, उसका एक ग्रामर है, उसकी एक समकालीनता है। इन सब चीजों को जानना पहचानना, और साथ में चूंकि ये कला है, और हर कला रियाज मांगती है, अभ्यास मांगती है, तो आपको बरसों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और करते रहनी चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है जो मुझ पे तो फिट हुआ है, मुझे तो बेहतर चीजें मिली हैं उससे। बाकी अगर और भी लोगों को मिले तो बहुत। मैंने और भी जैसे पढ़ा सुना लोगों से जो जानकार हैं ज्यादा कविताओं के, उनका कहना है कि गीत जी की कविताओं में दर्शन है, आध्यात्मिकता है, और वो कम शब्दों में गूढ़ बातें कहते हैं। तो इसके इसके पीछे मतलब इसको कैसे आप, मतलब जब कोई कहता है आपको तो कैसे आप इसको महसूस करते हैं? हाँ, अच्छा लगता है, क्योंकि अंततः एक कवि के रूप में आप क्या चाहते हैं। बहुत पुरानी छोटी, जो पुरानी और छोटी कहावतें हैं ना, कई बार बहुत मानी खेज होती है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते हैं कवि का काम क्या है, गागर में सागर भर देना। तो ये कितनी बड़ी कहावत है, गागर में सागर, 3 शब्दों में कितनी बड़ी बात है। कविता भी कहीं कहीं यही होती है कि आप कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कह सकें, ज्यादा बड़ी बात कह सकें, क्योंकि जीवन की वो स्थितियां जो हमें एक दार्शनिक अनुभव तक ले जाती हैं, वो स्थितियां हमारे साथ ज्यादा देर तक रहती हैं। वो स्थितियां जो हमें दार्शनिक अनुभव के साथ साथ प्रेम की अनुभूतियों के भी करीब लेकर जाती हैं, वो स्थितियां भी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक टिकी रहती हैं। वो छोटे छोटे क्षण होते हैं, और एक कवि के रूप में मैं उन्हीं क्षणों को पकड़ना चाहता हूँ। जो क्षण होता है, छोटा सा होता है, क्षण भंगुर क्षण होता है, लेकिन जीवन में जिसका प्रभाव बहुत दीर्घ होता है। तो कुल मिला जुला के कविता का छोटा सा क्षण जब कविता के भीतर आ जाता है, तो एक दीर्घ जीवी क्षण में तब्दील हो जाता है। मैं यही कोशिश करता हूँ, उसे एक दीर्घ जीवी क्षण बनाने की कोशिश। जी। मुझे आपकी कविता की दो पंक्ति, एक दो पूरी तो याद नहीं है। एक किसी का हाँ माथा चूमना उसकी हाँ आत्मा हाँ के हाँ। जैसा है। एक ये आप मुझे सुना दे, और एक वो आ, खिलाई गई रोटियां और दिए गए चुम्बन। अच्छा, जी। चलिए पहले खिलाई गई रोटी सुनाता हूँ मैं। जी। खिलाई गई रोटी और दिए गए, ये तो चार चार वचन है, 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता है। तो 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर। और वो और वाला। वो जी। दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है असंबद्ध। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना
किसी की आत्मा चूमने जैसा। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है, कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। एक आप अपने पसंद से सुना दें। मेरी पसंद से हम्म। कविता का शीर्षक है मैं सुनता हूँ। जी। मैं सुनता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ, ये बोलते हुए मैं सुनता हूँ। सुनना एक तरह का न्याय है जिसे वे नहीं समझ सकते बोलने के उन्माद में जिन्होंने किसी को नहीं सुना। सिर्फ गाने से ही नहीं बरसता मल्हार, सुनने से भी जल सकते हैं दीपक। सुनना शामिल होना है, फिर भी बोलते हुए के हुजूम में कितना कमतर आका सुनना। सबसे दुर्लभ गीत वही याद रखते हैं जिन्होंने बेहद खामोशी से उसे सुना। सुनने से जिंदा हो जाती हैं कहानियां। जलधारा नदी कहलाई कि हमने उसके नाद को सुना। जैसे रूमी कहता था, कोई सुन रहा है इस खुशी में मुर्दे भी जाग उठते हैं। कोई सुन रहा है इस खुशी में मुर्दे भी जाग उठते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी कविताएं बहुत सही शुक्रिया। में ये आपकी कविताएं सही में आनंदित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभात खबर की ओर से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आपके पाठक वर्ग और बढ़े, आप और बढ़िया लिखें। इस बात के साथ मैं बहुत अभी आपको आपसे विदा लूंगी, है ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। काव्य पूर्णिमा के इस अंक में आपने देश के प्रसिद्ध कवि गीत चतुर्वेदी की कविताएं सुनी। अगले एपिसोड में हम आपको देश के किसी प्रसिद्ध कवि से मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।